अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दास्तान, और क्या ही बेहतरीन अंदाज में आपको सुनाएंगे ये दास्तान कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बिल्कुल मेरे ही तरफ आपका ध्यान होगा, बिल्कुल आप बेहतरीन तरीक़ा से सवाल जवाब भी हल हो जाएगा और बहुत ही कम समय में ये आपका चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द जुड़े रहिए और आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको दस्तान के बारे में कुछ बता दें। दस्तान देखिए, इतना हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, आप घबराइए मत किताब देखकर। दस्तान के बारे में सबसे पहले आप सुन लीजिए। तो देखिए, दस्तान जो है ना, इस किताब में भी लिखा हुआ है कि किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ जो है कि दस्तान के तौर पर दस्तानों के वाज़े अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कहिए किस्सा गोई के सबसे पुरानी सिन्फ कौन है बाबू? तो दस्तान है। यानी दुनिया के हर ज़बान में दस्तानें लिखी गई। ये इम्पोर्टेंट बात, दुनिया के हर ज़बान में दस्तानें लिखी गई, बस आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ याद रखिए कि सबसे पहला दस्तान का नाम है सबरस। सबसे पहला दस्तान का नाम क्या है? सबरस। क्लियर हो गया। दस्तान में माफूकुल फित्री अनासिर की कारफरमाई होती है, यानी जिन जिन्नात, परी, झूठी कहानी, किस्सा, ये सब दस्तान में बयान किया जाता है। उड़ती हुई घोड़ा, जिन्नात, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ना है हमको? दस्तान में पढ़ना है। ये दस्तान जो है, अब किस तरह से ये मात दिया जा रहा है दस्तान को, तो उसके रूप में नाविल, अफसाना और दीगर कई अहम जो है सिन्फ आ चुके हैं, जो दस्तान को क्या अब मुकम्मल तौर पे ये कहिए कि एक तरह से उसको दस्तान को ख़त्म करने की प्लानिंग, यानी दस्तान इस तरह से ये अफसाना के उभर में आ गया, फिर से नाविल, यानी इस तरह के आ गया। तो दस्तान आप फाइनली समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मीर अमन के बारे में, और चलिए कुछ और दस्तान के बारे में आपको दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। चलिए तो देख लीजिए दस्तान के बारे में। तो देखिए दस्तान के बारे में फाइनली, दस्तान ये जो है किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ के तौर पे दस्तानों की वाज़िहत अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के हर ज़बाने में दस्तानें लिखी गई। दस्तान की एक शनाख्त माफूकुल फित्री उनसुर यानी अनासिर है। उर्दू की पहली दस्तान की बात किया जाए तो हम बताएं आपको लिखकर सबरस, जिसके मुसन्निफ मुल्ला वजीही है, 1632 में ये मुकम्मल हुआ था। दस्तान के बारे में बस इतना जानिए। मजीद जो है आपको बेहतरीन इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, आप उसमें जान लेंगे। तो चलिए अब फाइनली हम लोग मीर अमन के बारे में जानते हैं, और मीर अमन के बारे में हल्का भी जानेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग दस्तान सुनेंगे। तो फाइनली चलिए आप सुनिए ध्यान से। तो देखिए मीर अमन के बारे में आप जान लीजिए। मीर अमन की तफसीली हालात तो मालूम नहीं है, ये तो आपको भी पता है, नहीं पढ़ना है। बस मीर अमन के बारे में याद रखिए, हम आपको लिख के बता रहे हैं। 1748 में पैदा हुए मीर अमन, 1748 में, और इनका जो इंतकाल हुआ 1806 में हुआ। क्लियर है। मीर अमन जो है, इनका तखल्लुस पूछता है तो तखल्लुस लुत्फ़ है। तखल्लुस क्या है प्यारे बाबू? लुत्फ़ है। बस मीर अमन का असल नाम क्या है? तो मीर अमन ही है, तो ये भी ध्यान रहे बस। तो उसके बाद जो है ना, तखल्लुस लुत्फ़ है, तखल्लुस लुत्फ़ है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं जानना है मीर अमन के बारे में। और एक याद रखिए कि सूरजमल जाट ने इनका क्या किया था? जागीर जब्त कर लिया था। चलिए कुछ दिखाते हैं आपको मीर अमन के भी बारे में। तो देखिए मीर अमन से जो है इतना याद रखना है, मीर अमन की तफसीली हालात मालूम नहीं है। असल नाम मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ़ है। पैदाइश, असल नाम मीर अमन है और तखल्लुस लुत्फ़ है। पैदाइश 1748 और दिल्ली में पैदा हुआ, 1806 में मृत्यु हो गया। जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुई तो इनका भी घर लूटने से महफूज नहीं रह सका। सूरजमल जाट ने इनकी जागीर जब्त कर ली। किसने जब्त कर ली थी? सूरजमल जाट ने। मीर अमन फ़ारसी बहुत अच्छी जानते थे, इसीलिए एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था अखलाके मोहसनी का कामयाब तर्जमा किया गंज खूबी के नाम से। तो मीर अमन के बारे में इतना। अब हम लोग बढ़ते हैं दस्तान की तरफ। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, दस्तान को सुनिए बेहतरीन तरीक़ा से, बड़ी मज़ा आने वाला है। तो देखिए यही है दस्तान। अब आप बेहतरीन तरीक़ा से सुनिए। सबसे पहले ये जो लिखा है, ऐ शहजादे तेरी यह हालत बेकसी देखकर मुझे याद आया, यह जी में ठहरा किसू तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलो। ये हम आपको पढ़ के बताने वाले नहीं है। अब सुनिए, आपको ध्यान, इससे पहले वाला कुछ हिस्सा सुनिए जो किताब में नहीं है, इसमें कम दिया है दस्तान, हम पूरे पढ़े हैं दस्तान। तो सबसे पहले ये जो दास्तान है, दास्तान के लिखने वाले कौन है? मीर अमन है। अब इसमें बात किया जा रहा है आपको सबसे पहले दो इसमें मुल्क के बात, एक चीन और दूसरा हिंदुस्तान का नाम आया है इस दास्तान में। अब ध्यान रखिए, ये जो इसमें बात किया जा रहा है, एक चीन की सल्तनत है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। एक क्या है? चीन की सल्तनत है। दूसरी बात, एक उसमें बादशाह रहता है। बादशाह जो रहता है वो क्या करता है? पूरे गद्दी को संभालता है।
तो बादशाह जो रहते रहते क्या करता है कि एक दिन उसका जो है ना इंतकाल के वक्त आता है। ये किताब से पहले की बात आपको बता रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना जब इंतकाल करूं तो अपने जो गद्दी है ये चीन माचीन की सल्तनत अपने बेटे को सौंप दूंगा। तो वो सोचता है, लेकिन बेटे की उम्र कम होने की वजह से वो उसको क्या करता है, राजा नहीं बनाता है, और अपने छोटे भाई से कह देता है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए और उस लायक हो जाए तो तुम क्या करना, मेरे बेटे को तुम राजा बना देना। तो ये जब तक उनके भाई साहब रहते हैं, यानी लड़के का कौन हुए, तो चच्चा हुए ना, तो लड़के का चच्चा हुए वो अब राजपाट संभालने लगे, यानी गद्दी संभालने लगे, चीन माचीन की सल्तनत को संभालने लगे। और वो इंतकाल कर गया, वो वसीयत कर दिए थे कि मेरे बेटे को क्या करना, तुम बना देना। वो क्या किए कि लालची में आकर वो सोच रहे हैं अब जिसको भाई, जाहिर सी बात है, जिसको हवा लग जाए, जिस चीज़ को आदत पड़ जाए, इनको लालची हो गया। और ये किसी तरह सोच रहे हैं कि अब इनको इसके बेटे को यानी अपने भतीजे को क्या करें कि अब गद्दी पर नहीं बैठवाएं, किसी तरह इसे को मारकर यानी पार लगा दे, यानी कत्ल करने के लिए इरादा रखते हैं, साफ बात। तो ये कत्ल करने की इरादा रखते हैं। तो अब इसके लिए क्या हुआ, तो ये सोचते हैं कि इनको किसी तरह से अपने भतीजे को जान से मरवा दें ताकि ये गद्दी जो है मेरे ही पास रह जाए। हालांकि ये प्लानिंग चलता है। एक इसमें आपको किरदार पहले आप बता दें, एक रहता है मुबारक, मुबारक रहता है जो दादा के रूप में है मुबारक, और एक आपको याद रखना है मलिक सादिक। कौन याद रखना है, मलिक सादिक। आपको बढ़िया से लिखते हैं, पहले आपको किरदार याद रखना है मलिक सादिक, मलिक सादिक, और उसके बाद शहजादा, शहजादा जो इसके वालिद हो गए शहजादा। उसके बाद याद रखना है आपको एक मुबारक। कौन सा बाबू, मुबारक। अब ये सब किरदार हैं। अब इनके समझिए किस तरह से, तो मुबारक जो है इनके दद्दा है शहजादे के। तो ये कहते हैं उसके बेटे से, क्या कहते हैं कि देखो ऐसा करो कि हम जो है ना एक प्लानिंग रखे हैं जिससे क्या होगा कि अगर तुम अपने भतीजे को इस तरह से अगर कत्ल करवाओगे या करोगे तो सारे लोग शक कर लेंगे और गांव वाले तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये गद्दी के लिए, ये चीन माचीन सल्तनत के लिए अपने भतीजे को मरवा दिए, और बहुत तरह के तुम पर इल्ज़ामात आ जाएंगे। तो ऐसा करो कि मेरे जहन में एक प्लानिंग है, ऐसा करते हैं कि इस बच्चे को हम ले जाते हैं जंगल की तरफ, उधर मार काट के फेंक देंगे ताकि कोई जानेगा भी नहीं, और वो कह दिया जाएगा कि शहजादा जो है कहाँ गया था, शिकार पर गया था, और उधर उसको भेड़िया वगैरह सब क्या कर दिया, चबा गया, खा गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से नहीं होगा। तो ये बड़ा खुश हुआ, कहा वाह वाह क्या बात है, इसके लिए हम तुमको बहुत इनाम देंगे। मुबारक को ये कह रहे हैं, कौन, कमबख्त ये जो इसके चच्चा जुल्म बादशाह बने हैं। तो ये कहे कि ठीक है तोहफे लो, और रातों रात जो है मुबारक जो है पहले ये बात कर लिया था अपने शाहजादा से कि देख शाहजादे, तेरी ये चच्चा है तुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मैं किसी तरह से तुझे ले चल रहा हूँ मलिक सादिक के पास। अब मलिक सादिक कौन है प्यारे बाबू, तो मलिक सादिक जो है जिन्नातों का बादशाह है, और ये भतीजा जो शाहजादा है इसके वालिद के दोस्त भी रहते हैं, वालिद के दोस्त रहते हैं। इसीलिए मुबारक सोचते हैं कि चलो मैं उनके पास ले चलता हूँ ताकि तुम्हारा जो ये चीन माचीन की सल्तनत है वो तुम्हारे वालिद के दोस्त दिलवा दे। तो ये लोग जाते हैं, मुबारक सभी चीज़ खरीद लेते हैं, जितनी भी आग में डालने पर खुशबू आने वाली चीज़ हो, अतर हो, बखौर हो, सब सामान जितनी ज़रूरत की सामान होती है मुबारक को लेकर, ये मुबारक शहजादा को लेकर चल देता है। किसके पास, मलिक सादिक के पास जाने लगता है। तो मलिक सादिक के पास जाते 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 रास्ते में पहुंचता है। तो अब वो मंजिल को पहुंचने को है, तो मुबारक से कहता है कि मुबारक अब हम लोग को मंजिल आने वाला है। तो कहता है मंजिल आने वाला है, हमको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मुबारक जो है उसको सुलेमानी सुरमा दोनों आँखों में लगाता है। जस्ट दोनों सुलेमानी सुरमा लगाता है तो बस उसको सब चीज़ें नज़र आने लगती है, यानी ऐसा लगता है जिन जिनात भूत प्रेत यानी जितने भी परी वगैरह सब चीज़ रहती है सब नज़र आने लगती है, जिस तरह से मुबारक देखता है। हालांकि मलिक सादिक के पास ये दोनों लोग जाते हैं। जाने के बाद वहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद मुबारक और शहजादा बात करते हैं और इन लोग को दस्तरख्वान भी लगता है, खाते पीते हैं अच्छी तरह से वहाँ। उसके बाद अपना टॉपिक पे आते हैं। तो मलिक सादिक पूछता है इन दोनों से कि क्या बात है, क्यों आए हो आप लोग यहाँ। तो वही मुबारक कहता है कि ये तेरे दोस्त के बेटे हैं, जो तुझको याद है कि तेरे दोस्त तुम्हारा कितना काम आया था। तो मलिक सादिक ने कहा हाँ वाकई इनके पिता के तो एहसान है मुझ पर, तो क्या इनका मसला है। तो वही जो इनका चीन माचीन की सल्तनत जो हुकूमत है इनको दिलवा दीजिए। तो बादशाह क्या करता है, वह एक शर्त रखता है। और वो एक शर्त क्या रखता है, शर्त रखता है कि जब मैं इनको तो दिलवा तो दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और शर्त यह है कि मैं इनको एक बगल में से तस्वीर निकाल के दिए और निकालने के बाद कहे कि इसको जो है आप
अगर ढूंढ के ला देते हैं तो इनका जो हुकूमत है मैं इनको दिलवा दूंगा, मैं इनसे वादा करता हूँ। जब वो तस्वीर निकाले तो बहुत ही एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर रहती है और वो देख कर वहीं बेहोश होने से रह जाता है। हालांकि बेहोश नहीं होता है, मुबारक संभाल लेते हैं और वहाँ से वो लोग तस्वीर लेकर निकल जाते हैं खोजने के लिए, ताकि उस तस्वीर को खोज कर फिर इसको ला के देंगे, तब बदले में ये उनका क्या हुकूमत दिलवाएंगे मलिक सादिक। तो ये दोनों निकल जाते हैं, मुबारक और शाहजादा, और 7 साल से गांव शहर से शहर यानी गली कूचा दर बदर भटकते रहते, घूमते रहते, खोजते रहते हैं, लेकिन इनको जो है नहीं मिलता है। आखिरी में एक शहर में पहुंचते हैं जहां एक हिंदुस्तानी फ़कीर रहता है, उसको ये शाहजादा जो है 1 अरब रुपया देता है। तो शाहजादा से जब देता है 1 अरब रुपया तो हिंदुस्तानी फ़कीर कहता है कि खुदा तुझे कामयाब करे, तू लग रहा है कि शहर से नया आया है, क्योंकि हम सुबह से यहाँ कोई हमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया, खुदा तेरे मकसद में, तेरे नेक मकसद में तुझे कामयाब करे। तो 1 अशरफी शाहजादा देता है। तो शाहजादा सोचता है कि चलो कोई होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वो 1 अशरफी देने के बावजूद ये जाता है, बूढ़े अंधे फ़कीर जो रहता है, और जाते जाते देखते हैं ये लोग एक खंडहर महल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या बात है भाई, तो ये लोग भी पीछे पीछे चल दिए। तो सारा सामान लेकर और ये चले गए, यानी खरीद लिए जो जो इनकी ज़रूरत की चीज़ थी फ़कीर। अब ये जब घर गए तो इनकी एक बेटी थी, बेटी कह रही है खैर तो है बाप, आप इतना जल्दी आ गए, क्या बात है, आज भिक्ख एकदम जल्दी आ गए। तो कहा कि हाँ बेटी, एक नौजवान आया था जो हम पे रहम खाकर मुझे 1 अशरफी दिया, उससे मैंने घी, तेल, आटा और गोश्त खरीद लाया हूँ और तेरे लिए कपड़े भी लाया हूँ, ले तू इसे पहन और तू आराम से खा बना कर रह। तो वो लोग जब धीरे धीरे पहुंच जाते हैं और उस लड़की पे उन लोगों का नज़र जाता है, तो ये तो लड़की उन्हीं का वो उसी शक्ल की होती है। देखते हैं तो ये देख के लड़की को घूरने लगते हैं, कौन, शाहजादा। तो शाहजादा देखते ही जब मिलाता है, देखते ही वो शाहजादा बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद किसी तरह से कई मरतबा बेहोश हुआ, यानी इसकी खूबसूरती इतनी मशहूर थी जो ये बेहोश हो जा रहा था। उसके बाद बेहोश होने के बाद मुबारक उसको संभाला, जब पूछा कि बताओ तुम लोग का मसला क्या है, तो वही बताया कि हम लोग इस लड़की की तलाश में हैं, और सच्चाई नहीं बताता है, वो बताता है दोनों कि हम लोग इस तस्वीर को लाखों रुपए में ख़रीदे हैं और इस तस्वीर की आपकी बेटी निकली, इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे। और बोले कि हम लोग ये नहीं बताया कि मलिक सादिक के पास। तो अब ये लोग पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या मसला है जो तुम अपने बेटी के साथ इधर रह रहे हो, इतनी खूबसूरत बेटी, आखिर क्या बात है, क्या माजरा है। तो वही बाप बताता है कि मैं अपना किस्सा क्या बयान करूं कि मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जो बड़े लोग थे सभी राजमहल में रहते थे, और मेरी बेटी इतनी खूबसूरती थी, इतनी खूबसूरत थी, इसकी शोहरत जो है पूरी शहर में फैल चुका था। और ये इसकी खूबसूरती की वजह से एक बादशाह था जो उसी शहर का, वो उसको बगैर देखे गैबी इश्क करने लगा, गैबी इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, और उस क्या किया कि निकाह का पैगाम भेजवा दिया कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब जाहिर सी बात है, अब बादशाह है, अब उसका शादी करना है, तो ये बताता है किस्सा उन दोनों से। तो लोग सोचता है बूढ़ा कि आखिर एक ना एक दिन बेटी है, शादी तो करना ही है, क्यों ना इसी से कर दूं। तो ये हालांकि ब्याह तय हो जाता है, तो और जो है इन लोगों का जो क्या होता है, शादी पक्की हो जाती है, और यही आपके किताब तक मौजूद है। लेकिन शादी तो हो जाती है, किताब के आगे बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आप जान जाइए, आगे ख्वाहिश रखिएगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला पूरा बताया जाएगा। तो ये किताब तक तो यही था कि शादी ब्याह तय हो जाता है। लेकिन ये जो शादी की थी लड़की, उससे क्या होता है कि जब रात में सोने के लिए दोनों लोग जाते हैं तो सुबह में जो इसका शौहर रहते हैं जिससे शादी होता है लड़की का, वो क्या होता है, वो सुबह में पता चलता है कि उनका पीस पैर अलग, मूड़ी अलग, एकदम कहिए कि अलग अलग गुरिये गुरिये काट दिया गया। पता नहीं क्यों काटा गया, लड़की जिन्नात है या जिन है, अब उसमें क्या है क्या नहीं, इस मसला वजह से ये लड़की का शोहरत जो है, अब इन लोग के, अब जाहिर सी बात है कोई बादशाह को इस तरह से होगा, इस वजह से हो सकता है कि इन लोगों का खंडहर महल में कोई भिक्षा नहीं दे रहा होगा, कोई भीख नहीं दे रहा होगा। तो ऐसा कुछ दस्तान में है, लेकिन पूरा आपको नहीं बताएं, पूरा बहुत लंबा तवील दस्तान है जो आपको समझना बहुत मुश्किल है। ये मोटा मोटी आपका दिमाग के जो है सोचे कि कुछ बता दे तो बता दिए। चलिए अब हम लोग फाइनली इसका सवाल जवाब को देख लेते हैं, तो आप समझ जाइएगा सवाल जवाब क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइनली। तो देखिए सवाल जवाब, ये पहला सवाल जवाब है, बागो बहार का ताल्लुक
किस सिन्फ से है, तो आपको पता है ये क्या है, दास्तान है, तो आंसर हो जाएगा दास्तान। क्लियर है। दूसरा सवाल, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है, तो मीर अमन की तसनीफ़ है। बागो बहार कहाँ लिखी गई, तो बागो बहार जो कहाँ लिखी गई सभी को पता है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला सवाल, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है, तो बागो बहार किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। बागो बहार के मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला, तो 500 रुपये का इनाम मिला। अभी PDF भी इसका है, आप देख लीजिएगा। बागो बहार का सन अशात क्या है, तो 1804 ईस्वी। कितना, 1804 ईस्वी। बागो बहार में कितने दरवेशों का वाक़यात बयान किया गया, तो पूरा बागो बहार की बात किया जा रहा है, तो 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है। आगे है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की, तो उसका नाम है जॉन गिलक्रिस्ट, जॉन गिलक्रिस्ट। क्लियर है। अगला सवाल, इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का नाम आया, तो आपको बताएं, एक हिंदुस्तान और एक चीन माचीन। हो गया, एक हिंदुस्तान और चीन माचीन। PDF भी मौजूद है 12 सवाल के, ये देख लीजिएगा आसानी के साथ। आगे सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 10 को, शाहजादा के वालिद और मलिक सादिक के क्या रिश्ता था, तो आपको पता है दोस्ती का, ये आसानी से हल हो जाएगा। 11 शाहजादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है, तो 1 अशरफिया देता है ना। अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो H लिख देंगे तो हिंदुस्तान हो जाएगा। ये 12 सवाल का PDF भी देख लीजिए, मौजूद है, यहाँ से आप मिला लेंगे आराम से, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। 1 से लेके देखिए सब लिखे भी है। पहला दस्तान, दूसरा मीर अमन, फोर्ट विलियम कॉलेज, किस्सा चार दरवेश 500 रुपये, ये 1804 सन अशात है जो। उसके बाद किस्सा चार दरवेश जो इसमें कहानी बयान किया गया किसकी ख्वाहिश पर, तो जॉन गिलक्रिस्ट के कितने मुल्क का नाम आया, चीन माचीन, हिंदुस्तान, दोस्ती। और दूसरा कितने अशरफी देता है फ़कीर को, तो 1 अशरफी देता है। और किस जो है फ़कर के ताल्लुक़ कहाँ से, तो हिंदुस्तान से। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं मुख्तसर सवाल में, जो आपको बेहतरीन तरीक़ा से लगेगा। तो देखिए, ये जो मुख्तसर गुफ्तगू मुबारक शाहजादे को उसके चच्चा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है, तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं इसको कि मुबारक शाहजादे को चच्चा से निजात दिलाने के लिए ये मशवरा देता है कि चलो तुमको तुम्हारे वालिद के दोस्त के पास ले चल ले, यानी मलिक सादिक के पास। अगर मलिक सादिक चाहेगा तो तुम्हारा क्या हुकूमत जो है मिल जाएगी, आराम से लीजिए, लिख लीजिएगा। तो अब ये दूसरा सवाल है, मुबारक जो है सफ़र पे जाने से पहले क्या क्या ले जाता है, तो मुबारक जो है सफ़र पे रवाना होने से पहले मुबारक बाज़ार से अतर बखौर जो कुछ मलिक सादिक के लिए जाने के लिए ज़रूरी है वो क्या करता था, ख़रीद के लेके जाता था। तीसरा सवाल आप मिला लीजिएगा, सुलेमानी सुरमा की खूबी क्या थी, तो सुलेमानी सुरमा की खूबी यही थी ना कि सुरमानी सुरमा को लगाया उससे भी भूत प्रेत जिन जिन्नात जो है नज़र वगैरह दिखाई देने लगते थे। अगला सवाल है, मुबारक मलिक शाहजादी के किसके तहत लेगा जाता है, यानी मुबारक जो है मलिक सादिक के पास किसके तहत ले जाता है शाहजादा को, तो आराम से लिखिएगा, मुबारक मलिक सादिक से शाहजादे को मदद के मकसद के तहत ले गया था, जो हुकूमत उसको उसका था उसे मिल जाने के लिए। अगला सवाल 5 नंबर है, मलिक सादिक शाहजादे की मदद के लिए क्या शर्त रखता है, तो मलिक सादिक यही ना शर्त रखता है कि मलिक सादिक यह शर्त रखता है, रखिए कि उसे मलिक सादिक ने एक खूबसूरत तस्वीर दी और कहा कि तुम मेरे लिए इस लड़की को ढूंढ के लेके आओ, जिस दिन तुम लड़की को दोगे हम तुम्हारे हुकूमत को तुम्हारे हाथ में दिलवा दूंगा। तो ये सवाल था। सवाल नंबर 6 है, शाहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर बेहोश क्यों हो गया, तो जाहिर सी बात है शाहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था कि वह लड़की वही थी जिसकी तलाश में वो बरसों से घूम रहा था। मलिक सादिक जो तस्वीर दी थी उसको ढूंढने के लाने के लिए, तो आसानी से लिख देंगे। सवाल नंबर 7 होगा, मलिक सादिक ने शाहजादे से क्या कहा था कि वो लड़की के लेके आने के बताइए। ये बात आपको बताना भूल गए, मलिक सादिक ये उससे वादा किया था कि अगर तुम अमानत में खयानत करोगे तो समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सवाल का जवाब लिखिएगा, मलिक सादिक ने शाहजादे से कहा था कि यह लड़की बहुत खूबसूरत है और ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंदर बेईमानी आ जाए और तुम वो लड़की के मेरे हवाले करना तो जान लेना, यानी ना करना तो जान लेना, क्या होगा ऐसा में कोई तुम्हारा अगर सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो मैं ही हूँगा। तो ये जो है आखिर में होता ही है, ये जो है उस पर दिल ही आ जाता है। वो ये लंबा दस्तान है जो आपको सुना नहीं पाए। सवाल नंबर 8 है, फ़कीर अशरफी से लेकर शाहजादे से क्या कहता है, तो जाहिर सी बात है फ़कीर अशरफी लेकर शाहजादे से कहा कि खुदा पाक तेरा भला करे, तू यहाँ के नहीं लग रहा है, किसी ने मुझे खाने पीने को कुछ नहीं पूछा, तुमने पूछा, खुदाए पाक तुम्हारे नेक मकसद तक पहुँचाए। सवाल नंबर 9 है, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए था, यानी किस लिए था पूरे मुल्क में, तो जाहिर सी बात है वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में उसकी शोहरत थी। तो सवाल नंबर 9 तक था, ये पूरा दास्तान मुकम्मल हुआ, सवाल जवाब भी आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।